रात का घना अंधेरा और साल की पहली बारिश ने मुंबई को झंझोर कर रख दिया था, मगर इससे भी बड़ा तूफान आज श्वेता की जिंदगी में आया था। समुद्र के किनारे अपने बंगले के कमरे में बैठी हुई श्वेता के हाथ में दुर्गा नर्सिंग होम की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। रिपोर्ट की ओर देख उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थी और मन में बार बार सिर्फ एक ही नाम आ रहा था, राजीव। राजीव, कहाँ हो तुम? आज जब तुम्हारी बीवी को तुम्हारी इतनी जरूरत है तो तुम कहाँ चले गए हो? श्वेता को राजीव से दूरी सही नहीं जा रही थी। इस मुश्किल घड़ी में राजीव के सहारे की जरूरत थी। न जाने ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था, न जाने उस प्रेगनेंसी रिपोर्ट में ऐसा क्या था। सभी सवालों के जवाब जल्द ही मिलने वाले थे, क्योंकि थोड़ी ही देर में राजीव घर आने वाला था। राजीव की गाड़ी को बंगले के गेट से अंदर घुसते देख श्वेता का चेहरा उम्मीद से चमक उठा और वो भागती हुई सीधे अपने पति से मिलने चली गई। राजीव के दरवाजे से अंदर आते ही श्वेता ने उसे गले से लगा लिया और फूट फूट के रोने लगी, मगर वो कुछ कहती कि तभी राजीव ने उसे खुद से दूर कर दिया और पीछे खड़ी अपनी माँ गायत्री के चरणों को छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। श्वेता जानती थी कि राजीव एक आदर्शवादी बेटा था, लेकिन आज वो चाहती थी कि उसका पति पहले उसका हाल जान ले, पहले उसकी सुन ले, क्योंकि उसे कहीं न कहीं ये लग रहा था कि शायद गायत्री राजीव को श्वेता के खिलाफ भड़काने में सफल हो जाएगी। और गायत्री ने ठीक वैसा ही किया। अपने बेटे को आशीर्वाद देते ही गायत्री ने अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से श्वेता की तरफ देखा और कहा, तुम अब तक इस घर में क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था ना यहाँ से निकल जाओ। माँ, मैं तो बस एक बार राजीव से। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें धक्के मार मार कर यहाँ से निकालना होगा। गायत्री गुस्से से तप रही थी। वो जैसे जैसे श्वेता की तरफ कदम बढ़ा रही थी, मानो जैसे श्वेता के पैरों तले जमीन कांप जा रही थी। मगर आखिरकार श्वेता की दुआ कबूल हो ही गई और राजीव ने अपनी माँ को रोक ही दिया। बस माँ, रुक जाओ। गायत्री को अपने बेटे की बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो तो ऐसे बोल पड़ी कि मानो जैसे राजीव ने कोई घोर पाप कर दिया हो। राजीव, क्या बोल रहे हो? जानते नहीं क्या इस लड़की ने क्या किया है? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, कुछ नहीं किया तो फिर तुम्हारे पेट में ये बच्चा कैसे आया? ये किसका बच्चा है? गायत्री के सवालों की वजह से पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अपनी ही बहू पे आखिर वो ये कैसा इल्जाम लगा रही थी? क्या राजीव अपनी पत्नी को इस तरह बेइज्जत होते हुए देख सकता था? यही सवाल श्वेता के मन में भी दौड़ रहा था। इसीलिए वो भी उम्मीद भरी नजरों से राजीव की तरफ देख रही थी और मन ही मन बस यही दुआ मांग रही थी कि राजीव अपनी माँ की बातों में ना आ जाए। राजीव ने ना ही अपनी माँ का साथ दिया, ना ही उनके खिलाफ कुछ कहा। उसने चुपचाप श्वेता के हाथ से दुर्गा नर्सिंग होम की प्रेगनेंसी रिपोर्ट ले ली और एक एक पेज को ध्यान से पढ़ने लगा। पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद उसने श्वेता की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, क्या है ये सब? तुम माँ कैसे बन सकती हो? राजीव का सवाल पेचीदा नहीं था। हालांकि श्वेता में किसी भी तरह की कमी नहीं थी। वो और राजीव हमेशा से एक बच्चा करना चाहते थे, लेकिन दिक्कत इतनी सी थी कि पिछले 3 महीनों से राजीव शहर में ही नहीं था। शादी की रात को जब पति पत्नी अपने प्यार की डोर में एक होते हैं, तब राजीव को हड़बड़ी में मुंबई से जाना पड़ा। उसकी एक फैक्ट्री में आग लग गई थी और राजीव को इस मुश्किल से निपटने के लिए अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के जाना ही पड़ा। ऐसे में श्वेता के पेट में बच्चा होने का मतलब साफ था कि वो बच्चा राजीव का नहीं था। ये बात श्वेता भी जानती थी, पर वो अब भी यही उम्मीद कर रही थी कि राजीव एक बार उसकी बात सुन ले और फिर निर्णय ले। लेकिन राजीव कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। वो श्वेता से सिर्फ जवाब चाहता था। किसका बच्चा है ये? ये सिला दिया तुमने मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का। श्वेता कुछ कहती कि गायत्री फिर बोल पड़ती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम इससे इतने सवाल जवाब कर ही क्यों रहे हो? इसे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हारी गैर मौजूदगी में नाजायज संबंध बनाए और अब बेचारी बन रही है। चुपचाप इसे यहाँ से निकालो। पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब तो मिल जाएं। बताओ श्वेता, किसका बच्चा है ये? श्वेता के पास कोई जवाब नहीं था। होता भी कैसे? उसे भी अपनी इस प्रेगनेंसी को लेकर उतना ही आश्चर्य था जितना कि राजीव को भी था। लेकिन उसके ये कहने से उसकी बात कौन मानने वाला था? वो अब बस किसी तरह अपने और राजीव के रिश्ते को बचाना चाहती थी। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तुम कहो तो हम ये बच्चा गिरा देंगे।
वो ये कहते हुए राजीव के कदमों में गिर जाती है, लेकिन राजीव टस से मस नहीं होता। बच्चा गिराने से क्या होगा, मेरी खोई हुई इज्जत तो वापस नहीं आएगी ना। मेरे मन में अब तुम्हारे लिए घिन के अलावा और कुछ भी नहीं है। राजीव की बातों ने श्वेता को अंदर से तोड़कर रख दिया था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये वही राजीव था जिसने उससे कुछ ही महीने पहले गोवा के समुद्र के किनारे घुटने टेक कर हीरे की अंगूठी के साथ प्रपोज किया था। राजीव ने उस शाम श्वेता से वादा किया था कि चाहे जो हो जाए वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। राजीव को पाकर श्वेता को भी ऐसा लगने लगा था कि उसकी जिंदगी में भी अब हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ खुशियां ही होंगी, और ऐसा लगना पूरी तरह गलत भी नहीं था। आखिर श्वेता की जिंदगी इससे पहले बहुत दुखद तरीके से बीत रही थी। 1 साल पहले श्वेता ने अपनी याददाश्त खो दी थी। उसे ना ही अपने घर का पता मालूम था, ना ही उसे अपने घर वालों का या खुद का नाम याद था। यहाँ तक कि उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसका नाम श्वेता था भी या नहीं। वो शहर से शहर भटकती रहती थी, हर जगह अपने परिवार को ढूंढती थी, लेकिन उसके हाथ कभी कुछ नहीं आया। आज के इस मॉडर्न दौर में भी श्वेता के लिए अपने परिवार को ढूंढना रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा था। ऐसे में जब उसे राजीव मिला तो श्वेता ने भी अपनी कोई याददाश्त के साथ समझौता कर लिया। उसने अपनी तलाश को वहीं रोक दिया। उसे लगा कि जिस घर को वो ढूंढ रही थी वो अब वही घर राजीव के साथ बसाएगी, और ठीक वैसा ही चल रहा था। श्वेता की हाँ कहते ही राजीव ने जल्द ही मुंबई में शादी की तैयारियां शुरू करवा दी। शादी इतनी धूमधाम से हुई थी मानो किसी राजा महाराजा की शादी हो। पूरे शहर से बड़े बड़े लोग राजीव मल्होत्रा की होने वाली पत्नी को देखने आए थे। सब जानना चाहते थे कि आखिर कौन थी जिसने राजीव जैसे हैंडसम लड़के का दिल जीत लिया था। जब सबने श्वेता को देखा तो वो समझ गए कि श्वेता से ज्यादा किस्मत वाला तो राजीव था, जिसे श्वेता जैसी परी सी दिखने वाली दुल्हन मिली थी। राजीव और श्वेता की खुशियों को शायद उन्हीं शादी में आए मेहमानों में से ही किसी की नजर लग गई। 3 महीने में ही श्वेता का घर उजड़ गया। राजीव सभी पुरानी बातों को भूल चुका था। उसे तो अपने प्यार पे शक होने लगा था। श्वेता चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि राजीव के मन के शक को हवा देने के लिए गायत्री भी मौजूद थी। ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। जब से तू गया है ये रोज रात पार्टी करने जाती है। ना जाने वहाँ किस किस से मिलती होगी, ना जाने क्या क्या करती होगी। वो तो इस बार पकड़ी गई, वरना मुझे तो ये लड़की पहले से ठीक नहीं लगती थी। गायत्री फिर श्वेता की तरफ बढ़ती कि तभी घर में किसी तीसरे की एंट्री होती है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि राजीव की अच्छी दोस्त जैस्मिन ही थी। जैस्मिन और राजीव का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का ही नहीं था। जैस्मिन राजीव से बेइंतहा प्यार करती थी। सभी को लगता था कि जैस्मिन ही राजीव की दुल्हन बनेगी, लेकिन बीच में श्वेता आ गई। देखा जाए तो ये जैस्मिन के लिए अच्छा मौका था। वो श्वेता को राजीव से अलग करके खुद राजीव से शादी कर सकती थी, लेकिन उसने तो उल्टा ही कर दिया। राजीव, श्वेता को माफ कर दो, वो बेचारी तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी। ये सुनकर श्वेता चौंक गई थी। उसने भी नहीं सोचा था कि जैस्मिन उसका साथ देगी। उसे शक होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ थी, मगर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने जैस्मिन को अपनी बात पूरी करने दी। मैं मानती हूँ श्वेता से बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर अब इस सब पे बहस करके क्या फायदा। पार्टी में उसने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली होगी, जिस वजह से उसे होश नहीं रहा होगा। अब तुम ही बताओ वो बेचारी क्या करे। ये कहते ही जैस्मिन के चेहरे पे एक शातिर सी मुस्कान आ जाती है। ये देख श्वेता को सब कुछ साफ साफ याद आने लगा। राजीव के जाने के बाद श्वेता मुंबई में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। श्वेता का कोई दोस्त नहीं था। ऐसे में जैस्मिन ही थी जिसके साथ श्वेता की थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी। हर शाम की तरह श्वेता एक शाम अपने काम में व्यस्त थी जब जैस्मिन ने उसे अपने साथ पार्टी में चलने के लिए कहा। जब श्वेता ने मना किया तो जैस्मिन ने उसे दोस्ती का वास्ता देकर मना ही लिया। उस पार्टी में जैस्मिन ने श्वेता को बहुत शराब पिलाई और आखिरकार उसके ड्रिंक में दवाई भी मिला दी। श्वेता को उसके बाद कुछ भी याद नहीं रहा। अगली सुबह होटल के कमरे में जब उसकी आंख खुली तो उसे होश आया और उसने देखा कि उसके कपड़े जमीन पे पड़े थे। श्वेता घबरा गई थी। उसे पहले लगा कि शायद कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज उसे सब याद आ गया था और अब वो ये सच राजीव से नहीं छुपाने वाली थी। राजीव, मुझे सब याद आ गया है। गलती मेरी नहीं, इस जैस्मिन की है। इसी ने मुझे शराब पिलाई थी, इसी ने मुझे। बस चुप हो जाओ। राजीव श्वेता की एक नहीं सुनने वाला था। तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले मेरा मुंह काला करवाया और अब सारे इल्जाम जैस्मिन के सिर डाल रही हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी गिर सकती हो। माँ सच कहती है
तुम जैसी लड़कियों से शादी नहीं की जाती, ना जाने कहाँ कहाँ मुंह काला करवाती रहती होगी। ये कहते ही राजीव श्वेता को घर से निकाल देता है। बारिश की बूंदों में श्वेता के आंसू भी घुल से जाने लगते हैं। जिस श्वेता के पास पहले से ही कोई हमदम नहीं था, आज वो फिर अकेली हो गई थी। जिंदगी ने फिर उसके सामने कई सवाल खोल दिए थे। क्या है श्वेता की असलियत? क्या हुआ था उसकी पिछली जिंदगी में? कौन था उसके बच्चे का बाप? आगे क्या होने वाला था श्वेता के साथ? तेज बारिश और उसमें भीगती हुई एक अकेली श्वेता। कुछ पल पहले ही उसकी जिंदगी उजड़ गई थी। अब ना उसके पास कहने को कोई अपना था और ना ही कोई घर। मगर इस सब के बावजूद भी श्वेता के कदम लड़खड़ाए नहीं थे। उसने एक बार भी पलटकर राजीव और उसके घर की तरफ नहीं देखा और चल पड़ी अपनी राह पे एक नए घर की तलाश में। क्या लगता है राजीव, मैं माफी मांगूंगी? इतनी जलील होने के बाद गिड़गिड़ाऊंगी? नहीं, मेरी जिंदगी किसी की मोहताज नहीं है। पर शायद वो भूल गई थी कि आधी रात को एक अकेली लड़की का इस तरह बारिश में रहने की जगह ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है। ना ही उसकी जेब में होटल का कमरा लेने के पैसे थे, ना ही कहने को कोई दोस्त था जिसके यहाँ वो रात बिता सके। ऐसे में वो अकेली बस कदम बढ़ाए जा रही थी और आसपास वालों से मदद भी मांग रही थी। कहने को अच्छे भले पारिवारिक लोग भी उसकी मदद तो क्या, उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे और जो कुछ देख रहे थे उनकी नजर ही गलत थी। अरे इतनी भीगी भीगी कहाँ जा रही हो? कहो तो मैं कहीं छोड़ दूं। ऐसे लोगों से सामना होता तो श्वेता डर के मारे भाग जाती। रात और गहरी होती जा रही थी और श्वेता को अब तक रहने की जगह नहीं मिल रही थी। वो अब भी चल चल के थक गई थी। उसकी तबीयत बिगड़ने लग गई थी और जिस बात का डर था अचानक वही हुआ। कुछ कदम चलने के बाद श्वेता बेहोश होकर गिर गई। मगर उस रात जहाँ श्वेता को लग रहा था कि उसकी किस्मत उससे हमेशा हमेशा के लिए रूठ गई है, वहाँ उसके बेहोश होने के कुछ ही देर बाद कुछ लोग उसे अस्पताल ले आए थे। अस्पताल में जब श्वेता को होश आया तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके पास अस्पताल के बिल भरने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में होश आते ही वो जल्द से जल्द वहाँ से निकलने ही लगती है कि तभी वहाँ की नर्स उसे रोक लेती है। अरे अरे, आप क्या कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं? मुझे जाने दो। आपके पेट में बच्चा है मैडम, खुद की नहीं तो कम से कम बच्चे के बारे में तो सोचिए। सिस्टर, समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पास अस्पताल के बिल तक भरने के पैसे नहीं हैं। इससे पहले कि डॉक्टर आ जाए मुझे जाने दीजिए। श्वेता को इस तरह गिड़गिड़ाते देख नर्स को उस पर तरस आ गया। वो उसे शांत करा के बैठाती है और कहती है, बिल की फिक्र क्यों कर रही हैं? आपके पति ने आपका बिल पहले ही दे दिया है। मेरे पति? श्वेता के होश उड़ गए थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस राजीव ने उसे घर से बेइज्जत करके बाहर निकाला था, उसी ने उसके इलाज के लिए पैसे भी दिए। कहीं न कहीं श्वेता को लगने लगा था कि शायद राजीव का दिल पिघल गया होगा और उसने अब श्वेता को अपनाने का फैसला कर लिया होगा। श्वेता के मन में फिर उम्मीद जागने लगी थी। वो राजीव से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी। उसने नर्स से राजीव के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि राजीव कमरे के बाहर ही खड़ा था। श्वेता हड़बड़ी में राजीव से मिलने जा ही रही होती है कि तभी उसे राजीव की आवाज सुनाई देने लगती है। वो देखती है तो पता चलता है कि राजीव किसी से फोन पे बात कर रहा था। माँ घबराओ मत, वो बच्चा भी गिराएगी और आगे हम जैसा कहेंगे वैसा ही करेगी। उसे अपने बीते कल की कोई याददाश्त नहीं है। अब हम जैसे चाहे उसे अपने इशारों पे नचा सकते हैं। ये सुनते ही श्वेता के पांव तले जमीन खिसक गई। ये राजीव मुझसे क्या करवाना चाहता है? राजीव को फोन पर बात करते सुन श्वेता के मन में डर भरने लग गया था, पर अब भी बात पूरी नहीं हुई थी। राजीव ने अपनी माँ से बात करते ही जैसे ही फोन रखा, दूसरी तरफ से जैस्मीन उससे मिलने आ गई। जैस्मीन को देख श्वेता और परेशानी में पड़ गई। जैस्मीन ने आते ही राजीव को गले से लगा लिया और उसके साथ आगे की बातचीत में लग गई। राजीव, तुम परेशान मत हो। जब तक माहौल शांत नहीं होता मैं श्वेता को अपने घर पे रखूंगी और उसे बच्चा गिरवाने के लिए मना ही लूंगी। तब तक तुम अपनी माँ को संभाल लो। थैंक्स जैस्मीन, न जाने मैं तुम्हारे बिना ये सब कैसे करता। श्वेता ने तो तुम पर इतने घटिया लांछन लगाए, पर इस सब के बावजूद भी तुम मेरे लिए ये सब कर रही हो। ये कैसी बातें कर रहे हो? श्वेता ने जो कहा गुस्से में कहा, पर अब तुम फिक्र मत करो, मैं उस बच्चे को भी ठिकाने लगा ही दूंगी। उन दोनों की बात से एक चीज तो साफ थी, सभी श्वेता के पेट में पल रहे बच्चे के दुश्मन बन गए थे। ये बात श्वेता को भी अब मन ही मन काटने लगी थी। इस बच्चे की क्या गलती? सब इसकी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चे को बचा कर ही रहूंगी। जिस बच्चे के आने की खबर ने श्वेता से उसका सब कुछ छीन लिया था,
उस बच्चे से नफरत करने की जगह श्वेता को उससे हमदर्दी होने लगी थी। उसके लिए ममता जागने लगी थी। श्वेता ने ठान लिया था कि अब वो अपने बच्चे की हिफाजत करके ही रहेगी। नर्स की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर श्वेता अस्पताल के कमरे से निकल गई। वो भागते हुए सीढ़ियों तक पहुंची कि तभी उसे राजीव डॉक्टर के साथ आते हुए ऊपर दिख गया। श्वेता पीछे पलटी तो कुछ ही कदम की दूरी पे जैस्मीन खड़ी थी। श्वेता को लगा कि वो पकड़ी जाने वाली ही थी कि तभी कुछ लोग एक मरीज को बिस्तर पे लिए जल्दबाजी में वहां आ गए। सभी उस मरीज के लिए रास्ता छोड़ने लगे। श्वेता मौका देखकर उसी मरीज के साथ लिफ्ट में चली गई। उसने जैसे ही चैन की सांस ली तो उसकी नजर उस मरीज के चेहरे पे पड़ी। उस मरीज का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन इस वक्त उसके पास इन सब के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसे अपने बच्चे को बचाकर वहां से निकलना ही था और ऊपर वाले की दुआ से वो ये करने में सफल रही। राजीव और जैस्मिन के चंगुल से वो छूट ही गई। श्वेता जान गई थी कि अब वो दोनों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। ऐसे में श्वेता को समझ आ गया था कि अब उसे छुप के रहना ही होगा। इसीलिए उसने अपनी पहचान छुपाने का फैसला किया। वो जहाँ भी काम के लिए या रहने के लिए कमरे ढूंढने जाती, वहाँ अपना अलग नाम बताती। कुछ ही दिन तक उसे ऐसे ही मंदिर में बिताने पड़े, मगर काफी जद्दोजहद के बाद उसे रहने की एक जगह मिल ही गई। एक दोपहर श्वेता काम ढूंढने निकली थी तो उसकी नजर एक छोटे से स्कूल पे पड़ी। वहाँ के प्रिंसिपल बड़े परेशान थे क्योंकि उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई अच्छी टीचर नहीं थी। श्वेता को भले ही अपने बीते कल की याददाश्त नहीं थी, लेकिन वो अब भी कई चीजों में काबिल थी और उनमें से एक था बच्चों को संभालना और पढ़ाना। जब श्वेता ने प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने उसे न केवल टीचर की नौकरी दी बल्कि पीछे की बिल्डिंग में एक कमरा भी दिला दिया। श्वेता अपने बलबूते पे खड़ी होने लगी। उसका समय बच्चों को पढ़ाने में और अपने छोटे से कमरे को सजाने में लग गया। देखते ही देखते एक महीना बीत गया। राजीव और जैस्मिन से तो दूरी बन गई थी, लेकिन अब श्वेता की जिंदगी में एक नई मुसीबत आ गई थी और वो था उसका पड़ोसी महेश। आसपास के लोग अपने कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन महेश की नजर हर समय श्वेता पर ही रहती थी। वो कभी बात करने की कोशिश करे तो कभी बेवजह सवाल पूछे। उसे देखते ही श्वेता भी घबरा जाती थी। आखिर वो भी यहाँ अपनी पहचान छुपाकर ही रह रही थी। एक दिन जब श्वेता मार्केट से सामान खरीद कर लौट रही थी तो उसे महेश बिल्डिंग के गेट के पास ही मिल गया। उसे देखते ही महेश के चेहरे पे एक शातिर सी मुस्कान आ जाती है। श्वेता अपना सामान लिए बिल्डिंग की लिफ्ट की तरफ जा ही रही होती है कि तभी महेश उसके सामने आ जाता है। अरे अकेले इतना सामान कैसे ले जाएंगी? मेरे होते हुए आप जैसी खूबसूरत लड़की इतना बोझ उठाए, फिर तो लानत है हम पर। लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। दीजिए ना, आपकी नाजुक कलाइयों को ये बोझ उठाते देख अच्छा नहीं लगता है। महेश श्वेता से सामान लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है कि तभी श्वेता उसे चकमा देकर तेजी से लिफ्ट में घुस जाती है। लिफ्ट के ऊपर पहुंचते ही श्वेता जल्दी से अपना दरवाजा खोलती है और अंदर घुसकर दरवाजे की सारी कुंडियां लगा लेती है। महेश ने आज तक उसके इतने करीब आने की जरूरत नहीं की थी। श्वेता ने अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करके उससे पीछा छुड़ा तो दिया था, लेकिन वो फिर भी घबराई हुई थी। वो जानती थी कि आज नहीं तो कल उसे फिर से उसका सामना करना ही पड़ेगा। मुझे इस महेश का कुछ तो करना ही पड़ेगा। किसी आस पड़ोस वाले से बात करनी ही होगी, वरना आज नहीं तो कल अपनी हद भूल जाएगा। श्वेता महेश से निपटने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसके घर की बिजली चली जाती है। तभी उसके दरवाजे पे कोई तेजी से खटखटाता है। कौन है? अरे मैडम जी, मैं हूँ आपका पड़ोसी। बिजली चली गई है ना, तो मदद करने आ गया। खोलिए ना दरवाजा। श्वेता समझ गई थी कि ये जरूर महेश की ही कोई चाल होगी। वो बिना कोई जवाब दिए खिड़की के पास जाती है और आसपास के घरों में झांकती है तो पता चलता है कि सिर्फ उसी के घर की बिजली गुल हुई थी। उसका शक यकीन में बदल गया। वो हिम्मत करके महेश को जाने के लिए कहती है, आप जाइए, मैं देख लूंगी। अकेले कैसे करेंगी, मैं कर देता हूँ मदद। देखिए आप प्लीज चले जाइए, मैंने चौकीदार को कॉल कर दिया है, वो आ रहा है। ठीक है, मुझसे नहीं तो चौकीदार से मदद ले लीजिए। महेश के ये कहते ही श्वेता को उसके जाने की आवाज सुनाई देती है। वो 5 मिनट रुककर दरवाजा खोलती है और चैन की सांस लेती है। महेश चला गया था। अब श्वेता को बस किसी तरह अपने घर की बिजली वापस लानी थी। वो बाहर दिख रहे तार जोड़ने की कोशिश करती है पर बिजली फिर भी नहीं आती। बहरहाल श्वेता को चौकीदार को बुलाना ही पड़ा। श्वेता चौकीदार को आवाज लगाने ही जाती है कि तभी पीछे से उसे कोई पुकारता है। वो पलट के देखती है तो महेश सीढ़ियों के पास खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। क्या हुआ मैडम, बिजली नहीं आई? चलो मैं ठीक कर देता हूँ। उसे आगे बढ़ते देख श्वेता जल्दी से अपने घर में घुसती है और दरवाजा बंद करने जा ही रही होती है कि महेश उसे रोक लेता है।
वो उसको पूरा जोर लगाकर लात मारता है, जिस वजह से श्वेता जमीन पर गिर जाती है। महेश शैतान की तरह हंसते हंसते अंदर घुसने लगता है। ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। आपको कैसे छोड़ दूं? आपके करीब आने के लिए ही तो इतने पापड़ बेले थे। इतना कहकर महेश हंसते हुए आगे बढ़ता है और दरवाजे को कुंडी लगाकर बंद कर देता है। क्या श्वेता खुद की हिफाजत करने में कामयाब होगी? क्या कोई महेश की हैवानियत से श्वेता को बचाने आएगा? देखो, पास मत आना, मैं चिल्ला दूंगी, सबको बता दूंगी। दूर रहो मुझसे। चिल्लाओगी? चिल्लाओ, किसी को कुछ नहीं सुनाई देगा। सब अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे होंगे, अब कोई नहीं आने वाला। महेश के बढ़ते कदमों ने श्वेता के मन में भय भर दिया था। उसने खूब चिल्लाने की और मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक जा ही नहीं रही थी। उसके पास अब महेश के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे पेट में बच्चा है, प्लीज ऐसा मत करो। अच्छा, अब कोई मदद के लिए नहीं आया तो बच्चे का बहाना दे रही है। तेरे जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे इसमें ऐसी वैसी होने की क्या जरूरत? अब तेरे चाहने वाले अमीर घर के मर्द तो होंगे ही, अब जैसे उन्हें खुश करती होगी वैसे मुझे भी खुश कर दे। महेश ने अपने मन में श्वेता की एक घिनौनी छवि बना ली थी। वो मानता था कि श्वेता जैसी सुंदर लड़की अगर ऐसे ही किसी घर में रह रही है तो जरूर इसका यही मतलब था कि वो कोई और ही काम करती होगी। महेश बस इसी फिराक में था कि किसी तरह उसे श्वेता के करीब आने का मौका मिल जाए। आज वो मौका भी मिल गया था। वो धीरे धीरे श्वेता के करीब आने लगा था। श्वेता ने उससे दूर जाने की बहुत कोशिश की, मगर वो छोटे से कमरे के मकान में भागती भी तो कहाँ। जब महेश ने श्वेता के करीब आकर उसका हाथ पकड़ा तो श्वेता ने जैसे तैसे हाथ छुड़ाया और दौड़कर किचन के अंदर चली गई। श्वेता जान गई थी कि अब उसे अपनी हिफाजत खुद ही करनी होगी। उसने सामने पड़ी छुरी उठा ली और सीधे महेश को डराने की कोशिश करने लगी। मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें छुरी मार दूंगी। महेश और जोर जोर से हंसने लगा। वो जानता था कि उस जैसे लंबे चौड़े आदमी का श्वेता जैसी नाजुक सी लड़की कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। उसे लग रहा था कि वो पास आएगा और एक पल में श्वेता के हाथ से छुरी छीन लेगा, लेकिन श्वेता ने फुर्ती दिखाते हुए महेश के पेट पे वार किया। महेश घायल जानवर की तरह दहाड़ा। हमला करती है? रुक, तुझे नहीं छोड़ूंगा। उस घाव ने मानो जैसे महेश के अंदर के जानवर को जगा दिया था। उसने अगले ही पल श्वेता का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और छुरी को लात मारकर सोफे के नीचे फेंक दिया। बहुत हाथ चल रहे थे ना, अब चला। श्वेता चिल्लाने की कोशिश करती कि महेश उसके मुंह पे हाथ रखकर उसे चुप करवा देता है। श्वेता पूरी तरह महेश के वश में आ चुकी थी। वो हल्की सिसकियां लेने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही थी। महेश से जान छुड़ाना अब नामुमकिन सा लगने लगा था कि तभी दरवाजे पे खटखटाहट होती है। बाहर से एक आदमी चिल्लाता है, कौन है अंदर? ये कैसी आवाजें आ रही थी? श्वेता की जान में जान आ जाती है। वो महेश से लड़ झगड़ कर उसके चंगुल से निकलने की कोशिश करती है। महेश अपनी पकड़ और तेज कस लेता है। श्वेता को लग रहा था कि अगर उसकी आवाज नहीं सुनाई दी तो शायद बाहर खड़े लोग वापस न चले जाएं। पर श्वेता गलत थी, क्योंकि अगले ही पल दरवाजा धड़ाम से खुल गया। फरिश्ते की तरह 3 आदमी जल्दी से अंदर घुसे और महेश को श्वेता से अलग कर दिया। इन लोगों को देखकर महेश भी घबरा गया था। ये सब इसकी गलती है, इसी ने मुझ पे हमला किया, मैं तो बस इसकी मदद करने आया था। महेश फिर से श्वेता की तरफ कदम बढ़ाता है कि उसे वो तीनों आदमी रोक लेते हैं। वो तीनों जानते थे कि महेश झूठ बोल रहा था। महेश फिर भी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तीनों को अपने से दूर करने की कोशिश करता है। तभी बाहर से एक नुकीला हथियार सीधे महेश के कान के करीब से काटते हुए चला जाता है। महेश दर्द में जोर से चीखता है। सबकी नजर दरवाजे की तरफ जाती है तो व्हील चेयर पर सवार हुआ एक आदमी अंदर आता है। उसे देख श्वेता के भी होश उड़ जाते हैं। वो आदमी अंदर आते ही श्वेता को सहारा देता है और उसे सोफे पे बैठा देता है। यूं तो उस आदमी का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन न जाने क्यों श्वेता को उसकी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही थी। उसकी सुंदर आंखें श्वेता को उसकी तरफ देखने के लिए मजबूर कर रही थी। वो श्वेता के लिए इस वक्त किसी मसीहे से कम नहीं था। अगर आज वो ना आता तो न जाने क्या हो जाता, न जाने महेश से श्वेता कैसे निपटती। मगर अब उस आदमी ने न केवल श्वेता की इज्जत बचाई थी, बल्कि साथ ही साथ महेश को भी सबक सिखाया था। महेश इस कदर घायल हो गया था कि उसके पास वहाँ से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। महेश तो वहाँ से चला गया था, लेकिन श्वेता की नजरें अब भी उस आदमी पे टिकी हुई थी। तभी अचानक श्वेता को याद आता है कि उसने उस आदमी को कहाँ देखा था।
1 महीने पहले जब राजीव और जैस्मिन से श्वेता बच के अस्पताल से भागी थी तो अस्पताल के लिफ्ट में उसे एक मरीज दिखा था। उस मरीज की आंखें ठीक व्हील चेयर पे सवार इस आदमी से मिलती थी। जब श्वेता लिफ्ट से निकल रही थी तो गलती से उस मरीज की घड़ी श्वेता के बैग में आ गिरी थी। दिखने में वो घड़ी बहुत महंगी थी। श्वेता के दिन भी बुरे चल रहे थे। उसने वो घड़ी बेचकर अपना गुजारा किया था। अब श्वेता को यही डर सता रहा था कि कहीं वो आदमी उससे वो घड़ी न मांग ले। श्वेता इस सोच में डूबी ही हुई थी कि तभी उस आदमी के चेहरे का कपड़ा नीचे खिसक गया। श्वेता ने जब उसका पूरा चेहरा देखा तो उसे अपनी ही याददाश्त पे शक होने लगा। उस मरीज की और इसकी आंखें जरूर मिलती हैं, लेकिन इसके गाल पे ना तो कोई तिल है और ना ही इसे देख के लग रहा है कि वो इतने बड़े अस्पताल में अपना इलाज कराने जाएगा। जरूर मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। श्वेता मन ही मन ये सोच ही रही होती है कि वो आदमी उससे पूछता है, क्या हुआ, किस ख्याल में डूबी हुई है आप? जी कुछ नहीं, मुझे लगा कि मैंने शायद आपको पहले कहीं देखा है। अच्छा, चलिए अब आपको इतना याद आ ही गया है तो क्या मुझे मेरी घड़ी वापस मिल सकती है? उस आदमी के ये कहते ही श्वेता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो आदमी उस घड़ी के बारे में जानता था। नहीं, ये वो आदमी नहीं है। मुझे अच्छे से याद है उसके गाल पे एक तिल था और इसके चेहरे पे तो कोई तिल ही नहीं है। पर अगर ये आदमी वो मरीज नहीं है तो इसे घड़ी के बारे में कैसे पता चला? सवालों ने श्वेता के मन को घेर लिया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे इस हालत में देख वो आदमी उससे पूछता है, क्या हुआ, आप घबरा क्यों रही हैं? मैंने कुछ गलत कहा क्या? श्वेता जी। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर श्वेता का गला सूख गया। पूरी बिल्डिंग में ये कोई नहीं जानता था कि उसका नाम असल में श्वेता था। आखिर श्वेता को राजीव और जैस्मिन से जो बचना था वो यहाँ झूठे नाम से रुकी हुई थी। मगर अब अचानक एक अनजान आदमी के मुंह से अपना असली नाम सुनकर श्वेता घबरा गई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं से राजीव या जैस्मिन ने तो नहीं भेजा था। व्हीलचेयर वाले आदमी से अपना असली नाम सुनकर श्वेता का बदन डर से कांप उठा। वो हकलाते हुए बोली, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? सिर्फ नाम ही नहीं, और भी बहुत कुछ जानता हूँ। 1 साल पहले आपको अचानक गोवा के एक अस्पताल में होश आया। आपकी याददाश्त खो गई थी। आप अपने परिवार को ढूंढने में लगी हुई थी जब आपकी मुलाकात हुई अपने होने वाले पति राजीव से। शादी के बाद राजीव ही आपको मुंबई लेकर आए। उस आदमी ने श्वेता की कहानी कुछ इस तरह बताई कि मानो वो हर पल साए की तरह श्वेता के आसपास ही रहता था। उसे एक चीज पता थी। श्वेता को लगने लगा मानो वो किसी भूत से बात कर रही हो। उसके मन में कई सवाल आ रहे थे, लेकिन अब भी उस आदमी की बातें खत्म नहीं हुई थी। आपका ये नाम श्वेता, ये भी राजीव ने ही आपको दिया था, और आज आपकी ये जो हालत है इसके जिम्मेदार राजीव की अच्छी दोस्त जैस्मिन है। क्यों, है ना? ये सुन श्वेता के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, तो क्या इतने सालों से ये आदमी मेरा पीछा कर रहा था? लेकिन क्यों? क्या ये जानता है कि मैं श्वेता से पहले कौन थी? नहीं, कहीं ये भी मेरे लिए रची साजिश का कोई मोहरा तो नहीं। लेकिन आज तक मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो मेरा अतीत जानता हो। श्वेता से रहा नहीं गया और उसने झट से उस आदमी से पूछ लिया, आप हैं कौन और मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? क्या फर्क पड़ता है श्वेता जी? सच सच बताइए, आपको राजीव ने भेजा है या जैस्मिन ने? राजीव, जैस्मिन, वो दोनों मेरे आगे कुछ भी नहीं है। आप बस इतना जान लीजिए कि मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अपना सामान पैक कीजिए और चलिए मेरे साथ। भला आपको मेरी मदद करके क्या मिलेगा और आप मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? सवाल जवाब के लिए मेरे पास समय नहीं है। श्वेता को अब भी उस आदमी पे भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो आदमी उससे कुछ और चाहता था। मैं ऐसे आपके साथ नहीं जा सकती। आपके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पेट में बच्चा है। इस हालत में मैं कहीं नहीं जा सकती। चलना तो आपको पड़ेगा। अगर मेरे साथ नहीं चलेंगी तो पुलिस के साथ चलना पड़ेगा। पुलिस का जिक्र होते ही श्वेता का मन का डर और बढ़ गया। जिस आदमी ने उसकी महेश से जान बचाई थी, अब वही उसे अपने साथ चलने के लिए धमकी दे रहा था। पुलिस यहाँ क्यों आएगी? अब आपने अपने पड़ोसी पे जानलेवा हमला किया है तो पुलिस कार्रवाई करने तो आएगी ना। ये कहते हुए वो आदमी दीवार पे लगे महेश के खून की तरफ इशारा करता है। श्वेता ये सब सुनकर चौंक गई थी। महेश मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, तो अपने बचाव के लिए कोई भी एक बार वार करता है, मगर आपने तो हमारे आने के बाद उस पे फिर से वार किया ना। कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ऐसा कब किया? ये कहते ही श्वेता उस आदमी की बात समझ गई। श्वेता के घर में आए सभी पड़ोसी उस आदमी के खास लोग थे। उसके एक इशारे पे सभी यही गवाही देते कि श्वेता की ही गलती थी। श्वेता समझ गई थी कि उसके लिए मुसीबत का एक नया पहाड़ खड़ा होने वाला था। पर ये मुसीबत आई कहाँ से? उसके सामने अब उस अनजान आदमी की बातें मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो चलेंगी या पुलिस से बात करनी है? ठीक है,
मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैं कपड़े बदल कर नीचे आती हूँ। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। श्वेता जी, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? आप इसी तरह अस्पताल से भी भागी थी ना। चुपचाप सामान उठाइए और चलिए। वैसे भी एयरपोर्ट जाना है, कहीं फैशन शो में नहीं जाना है। आप जानते हैं कि राजीव और जैस्मिन मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर मैं एयरपोर्ट गई तो वो दोनों मुझे वहाँ पकड़ लेंगे। मैंने कहा ना, उन दोनों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे आदमी आपके आसपास ही रहेंगे, आपको कोई कहीं नहीं ले जा पाएगा। पर हम जा कहाँ रहे हैं वो सब आपको एयरपोर्ट पे पता चलेगा। बस इतना जान लीजिए, आप इन सब से बहुत दूर जा रही हैं। श्वेता समझ गई थी कि उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला था, इसीलिए वो चुपचाप उस आदमी के कहने पे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। एयरपोर्ट में अकेली बैठी श्वेता के मन में बहुत डरावने ख्याल आ रहे थे। अब तक किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसे अब भी लग रहा था कि वो व्हीलचेयर पे सवार आदमी उसे अगवा कर रहा था। उसने एयरपोर्ट पहुंचने से पहले भागने के कई तरीके सोचे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई। अगर यहाँ से निकल भी गई तो राजीव और जैस्मिन मेरे बच्चे को मार देंगे, और नहीं निकली तो ना जाने ये आदमी मेरे साथ क्या करेगा। अब तो बस मुझे मेरी किस्मत ही बचा सकती है। श्वेता को कहीं ना कहीं अपने पेट में पल रहे बच्चे की भी फिक्र हो रही थी। वो भाग दौड़ में अपने बच्चे की जान जोखिम में नहीं डालना चाहती थी। ऐसे में उसे वही करना था जो उसे कहा गया था। श्वेता को खुद की हालत पर रोना आ रहा था। पिछले कुछ ही घंटों में पहले उसके साथ उसके पड़ोसी ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, फिर जिस आदमी ने उसे बचाया अब वही उसे जबरदस्ती यहाँ से कहीं और ले जाने वाला था। श्वेता अब इस बारे में सोच सोच कर थक चुकी थी। वो एयरपोर्ट में बैठी अब बस अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है। वो पलटकर देखती है तो महंगे कपड़े और सोने के जेवर पहनी एक अधेड़ उम्र की औरत उसके पास आती है और कहती है, तुम श्वेता हो ना? हाँ। आप कौन? मेरे पास इन सब सवालों के जवाब देने का समय नहीं है। तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ चलना होगा। अभी ये नया शख्स कौन था? इसका श्वेता से क्या लेना देना था? कहीं ये जैस्मिन की भेजी हुई कोई जासूस तो नहीं थी? कुछ महीनों पहले की बात है। सूरज ढल रहा था। शाम के सुनहरे रंग से गोवा का बीच चमक रहा था। समुद्र के किनारे हो रही पार्टी में लोग सज धज के आए थे। खूबसूरत मुस्कुराते चेहरों से जगह भर चुकी थी, मगर इन सब चमक धमक के बीच भी एक लड़की नायाब हीरे की तरह चमक रही थी, जिससे आसपास वालों की नजर हट ही नहीं रही थी। अपनी लाल रंग की लंबी सी गाउन में श्वेता किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। पार्टी में आई हर लड़की श्वेता के सामने फीकी पड़ रही थी और वहाँ मौजूद सभी लड़के उसके इर्द गिर्द ऐसे मंडरा रहे थे कि मानो किसी फूल के पास भंवरे मंडरा रहे हो। श्वेता भी इस बात से वाकिफ थी कि वो वहाँ मौजूद किसी भी नौजवान से मुस्कुरा के बात कर लेती तो वो उसकी कत्थई आंखों का दीवाना हो जाता, लेकिन उसे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो आज यहाँ इतनी सज संवर कर सिर्फ एक इंसान के लिए आई थी और वो था राजीव। आसपास मौजूद सभी राजीव को उसके साथ डांस करते देख बहुत जल रहे थे और ये बात राजीव को भी पता थी, लेकिन इस बात का श्वेता पे कोई असर नहीं था। श्वेता तो बस खुश थी कि आज उसके पास राजीव था। लोग भले ही राजीव को खुशनसीब मान रहे थे, लेकिन श्वेता खुद को राजीव से भी ज्यादा खुशनसीब मान बैठी थी। वो नहीं जानती थी कि अगले कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी किस मोड़ पे आ जाएगी। कुछ ही देर पहले व्हीलचेयर पे सवार एक अनजान आदमी ने श्वेता को मुंबई से निकालने का बंदोबस्त कर ही दिया था, लेकिन अब अचानक उसके सामने एक अनजान औरत ने आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। श्वेता थक चुकी थी। वो बिना किसी जानकारी के अनजान लोगों के कहने पे इधर से उधर नहीं जाना चाहती थी। मैं आपके साथ तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे सब कुछ सच सच नहीं बता देती। श्वेता, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझ पे भरोसा करो और चलो। श्वेता ने उस औरत की एक नहीं सुनी और वो अपनी जगह पे फिर बैठ गई। नाउम्मीदी से भरी श्वेता की आंखें और उसकी थकान से भरी हालत देखकर उस औरत को भी उस पे तरस आ ही गया और उसने अपना परिचय दे ही दिया। मेरा नाम रीना मलिक है। मैं राजनाथ मलिक की इकलौती बेटी हूँ। क्या आप सच में मलिक खानदान से हैं? उस औरत का परिचय सुनकर श्वेता पूरी तरह से चौंक जाती है। श्वेता ने कई बार मलिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम सुना था। राजनाथ मलिक देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक थे। उनका कारोबार देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैला हुआ था। बस अब सवाल यही था कि आखिर रीना मलिक जैसी नामचीन शख्स श्वेता को अपने साथ चलने के लिए क्यों कह रही थी। लेकिन आपको मुझसे क्या लेना देना? देखो, आगे की सारी बातें हम लोग गाड़ी में बैठकर भी कर सकते हैं। मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करूंगी। प्लीज चलो मेरे साथ। श्वेता के सामने दो रास्ते थे,
या तो वो वहीं उस अनजान आदमी के लिए रुक सकती थी या तो रीना मलिक के साथ जा सकती थी। उसके लिए फैसला लेना आसान था। वो रीना के साथ बैठकर निकल गई। श्वेता के जाने के बाद एयरपोर्ट में कुछ लोग उसे ढूंढने में लग गए थे। उन्होंने पूरे समय श्वेता पे नजर रखी थी। बस कुछ देर के लिए उनकी नजरें इधर की उधर हुई और रीना श्वेता को लेकर वहाँ से चली गई। उन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो लोग तो बस अब किसी भी हालत में श्वेता को ढूंढना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उनके बॉस यानी व्हील चेयर पे सवार उस अनजान आदमी को श्वेता के गायब होने के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली थी। मगर ये बात आखिर कब तक छुपी रह सकती थी। थोड़ी ही देर में उनके बॉस को श्वेता के बारे में पता चल ही गया। वो गुस्से से भरी लाल आंखों के साथ वहाँ आ पहुँचा। उसका चेहरा अब भी ढका हुआ था। बेवकूफो, वो ऐसे कैसे गायब हो सकती है? मैंने कहा था ना कि उस पे नजर रखना। वो आदमी भले ही व्हील चेयर पे था, लेकिन उसका खौफ उसके आदमियों के मन में खूब था। उनमें से एक हिम्मत करके उससे कहता है, बॉस, हम लोग बस यहीं थे, ना जाने वो कहाँ गायब हो गई। मैं कुछ नहीं जानता, जाओ और एयरपोर्ट वालों से पूछो कहाँ गई श्वेता। अगर वो हाथ से निकल गई तो बहुत कुछ हाथ से निकल जाएगा और इसका खामियाजा तुम सबको भुगतना होगा। उन आदमियों ने फिर आसपास के लोगों से पूछताछ की, मगर किसी के पास श्वेता की कोई जानकारी नहीं थी। रीना ने श्वेता को ऐसे मौके पे पकड़ा था जब आसपास कोई नहीं था। रीना अपने और श्वेता की तरफ किसी का ध्यान नहीं लाना चाहती थी। वो जानती थी कि श्वेता को उसके अलावा भी लोग ढूंढ रहे थे। हाँ, वो अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन बिना अपने परिवार को बताए वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती थी। आखिरकार जब सारी उम्मीदें धुंधली होने लगी थी, तभी व्हील चेयर पे सवार उस आदमी को एक कॉल आता है। क्या हुआ? श्वेता गायब हो गई? कौन बोल रहा है? मेरा नाम जानकर क्या तुम्हें श्वेता मिल जाएगी? तुझे क्या लगता है तू नाम नहीं बताएगा तो क्या मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? श्वेता को तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। साथ ही अगर उसके पीछे तेरा हाथ हुआ तो तू अपने दोनों हाथ कभी नहीं ढूंढ पाएगा, समझा? रिलैक्स, मैंने ये कॉल तुमसे झगड़ा मोल लेने के लिए नहीं किया है। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा, तू करेगा मेरी मदद? मुझे गोल गोल बातें घुमाने का शौक नहीं है, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। श्वेता चली गई है, वो भी रीना मलिक के साथ। रीना का नाम सुनते ही सभी आदमियों की शक्ल उतर जाती है। सभी अपने बॉस की तरफ पलटते हैं तो वो अगले ही पल पागलों की तरह हंसने लगता है। घबरा क्यों रहे हो? ये तो खुशखबरी है। चलो हम भी मित्तल परिवार से मिल ही आते हैं। आखिर ये शख्स अपने दिमाग में ऐसा कौन सा नया षड्यंत्र रचने की सोच रहा था? क्या मित्तल परिवार से मिलना उसके लिए इतना आसान है, या फिर उसके पीछे है कोई बड़ा शख्स? कौन था ये व्हील चेयर वाला आदमी? एयरपोर्ट में चल रही अनजान बातों से श्वेता रीना के साथ जा तो रही थी, लेकिन उसके मन में कई सवाल आने लगे थे। वो अब भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही थी और आखिर उसका मलिक परिवार से क्या लेना देना था। ये बातें रीना भी जानती थी, इसीलिए थोड़ी ही देर में रीना ने ही बात छेड़ दी। मैं तुम्हें एयरपोर्ट में सब कुछ नहीं बता सकती थी, पर अब मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पूछो जो पूछना है। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे परिवार से मिलने। मलिक परिवार से मिलने? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मलिक परिवार का है। क्या? ये आप क्या मजाक कर रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। रीना के खुलासे ने श्वेता की जिंदगी में भूकंप ला दिया था। उसका सिर चक्कर खाने लग गया था। रीना ने अब भी अपनी बात पूरी नहीं की थी। तुम मेरे भतीजे विक्रम के बच्चे की माँ बनने वाली हो। उस रात पार्टी में तुम्हें विक्रम ही मिला था। पहले श्वेता को पार्टी वाली रात की एक भी चीज याद नहीं थी, मगर अब उसे किसी का चेहरा याद आने लगा था। जब जैस्मिन ने श्वेता को बहुत शराब पिला दी थी, तब श्वेता खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। कभी वो किसी आसपास के इंसान से टकरा जाए तो कभी मेज या दीवार से। जैस्मिन ने तो ये सब जानबूझ के किया था, इसीलिए वो श्वेता की मदद करने एक बार भी नहीं आई। उस भीड़ भाड़ में श्वेता को इस तरह मंडराते देख उसे संभालने एक शहजादे जैसा लड़का आया था। श्वेता को उसकी शक्ल याद आने लगी थी। उसकी नीली आंखें और परफेक्ट मस्कुलर बॉडी का आकार श्वेता की आंखों के सामने आने लगा था। श्वेता को ध्यान आया कि उस रात जब उसने संभाला था तो वो पहले उस लड़के को राजीव समझ बैठी थी। राजीव, तुम आ गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं राजीव नहीं हूँ। झूठ मत बोलो, तुम राजीव ही हो। लगता है आप होश में नहीं हैं। चलिए मैं आपको आपके दोस्त के पास छोड़ देता हूँ। विक्रम ने बड़े ही नाजुकता के साथ श्वेता को जैस्मीन के पास छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन श्वेता थी कि उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। धीरे धीरे श्वेता को इसके आगे की चीजें धुंधली सी याद थी। वो अब भी ये नहीं समझ पाई थी कि आखिर आगे जो भी हुआ था वो कैसे और कब हुआ था। अगर जैस्मीन वहाँ थी
तो ऐसा कैसे मुमकिन था? श्वेता सब जानने के लिए बेसब्र होने लगी थी। ये सब आपको विक्रम ने बताया? रीना पहले कोई जवाब नहीं देती। वो अपना फोन निकालकर उसमें से कुछ तस्वीरें देखने लगती है। मैं रीना मलिक हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत खास लोग हैं जो मेरे लिए किसी भी तरह की जानकारी कहीं से भी निकलवा सकते हैं। श्वेता के लिए अब हर एक पल भारी हो रहा था। उसने झट से रीना मलिक का हाथ पकड़ लिया और बोल पड़ी, तो बताइए ना, क्या हुआ था उस रात को? रीना ने श्वेता को बताया कि उस रात जो उसके साथ था वो कोई और नहीं, विक्रम मलिक था। श्वेता कुछ समझ पाती उससे पहले ही रीना उसे कुछ तस्वीरें दिखाती है, जिनमें न केवल विक्रम और श्वेता बल्कि जैस्मीन भी थी। तुम उस रात पार्टी में आई सबसे खूबसूरत लड़की थी। सबकी नजरें तुम पे ही थी। यहाँ तक कि विक्रम भी तुम्हें देखकर दीवाना हो गया था। उसने तुमसे बात करने की कोशिश की, मगर जब उसने तुम्हारे मुंह से राजीव का नाम सुना तो वो रुक गया। थोड़ी ही देर बाद जब जैस्मीन को विक्रम के बारे में पता चला तो उसने विक्रम से कहा कि राजीव असल में तुम्हारा एक्स हस्बैंड था। विक्रम को लगा कि जब तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है तो वो तुमसे बात कर सकता है। आगे तुम्हें और विक्रम दोनों को ही जैस्मीन ने खूब शराब पिलाई और तुम दोनों को नशे की हालत में होटल के कमरे में भेज दिया। श्वेता गुस्से से लाल हो गई थी। जैस्मीन पे भरोसा करना उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती लग रही थी। शादी के बाद वो जैस्मीन से हमेशा सिर्फ इसलिए बात करती थी क्योंकि वो राजीव की बहुत अच्छी दोस्त थी। उस रात श्वेता का पार्टी में जाने का मन भी नहीं था, लेकिन जब जैस्मीन ने सामने से उसे इतनी बार साथ चलने के लिए कहा तो श्वेता खुद को रोक ही नहीं पाई। आज गाड़ी में बैठी श्वेता बार बार यही सोच रही थी कि काश उसने उस रात पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया होता। क्या पता आज उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। बीती बातों के बारे में सोचकर अब कोई फायदा नहीं है। आगे का सोचो। कैसे सोचूं? जब से मुझे ये खबर मिली है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से पलट गई है। पहले मेरी शादी टूट गई और फिर एक अनजान आदमी ने मुझे अगवा करने की कोशिश की और अब मैं आपके साथ हूँ। ना जाने आगे और क्या क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। क्या चाहती हैं आप मुझसे? सबसे पहले तो उस राजीव को अपनी जिंदगी से निकालो, उससे तलाक दे दो। रही बात जैस्मीन की, तो उसे संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। तलाक देने के लिए मुझे उसके सामने जाना होगा और मुझे डर है कि अगर मैं राजीव के सामने गई तो जैस्मीन मुझे हिरासत में ले लेगी। फिर न जाने मेरे बच्चे के साथ क्या होगा। श्वेता की जिंदगी में उसके बच्चे के अलावा और कोई नहीं था। वो उसकी जान जोखिम में नहीं डाल सकती थी, मगर रीना के पास इस मसले का भी हल था। रीना अपने बैग से कुछ कागजात निकालकर श्वेता को थमा देती है। तुम्हें कुछ नहीं करना। इन कागजों पे राजीव के दस्तखत हैं, तुम भी कर दो तो तलाक की बात आगे बढ़ जाएगी। ये राजीव के दस्तखत आपके पास कैसे आए? ये सब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बस खुद के और अपने बच्चे के बारे में सोचो। श्वेता के मन में संदेह बढ़ने लगा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रीना ये सब क्यों कर रही थी। आखिर श्वेता को राजीव से बचा के रीना को क्या हासिल होने वाला था? आप ये सब किसके लिए कर रही हैं? मेरे बच्चे के लिए। वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं, मलिक परिवार का भी है। हम हमारे घर के चिराग को ऐसे नहीं जाने दे सकते। ऐसा ही है तो आप क्यों आई? विक्रम क्यों नहीं आया? आखिर बच्चा तो उसका है ना। उसे मालूम भी है कि मेरे पेट में उसका बच्चा है, और अगर मालूम है तो क्या उसे ये बच्चा चाहिए? रीना कोई जवाब नहीं देती और श्वेता से अपनी नजरें चुराने लगती है। ये देख श्वेता का शक यकीन में बदलने लगा। आप मेरी पूरी जिंदगी बदल देना चाहती हैं, वो भी एक ऐसे बच्चे के लिए जिसके बाप को उसकी परवाह भी नहीं? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कहाँ है विक्रम? मेरी बात करवाइए उससे। श्वेता, विक्रम अब इस दुनिया में नहीं रहा। श्वेता को फिर एक झटका लगता है। आखिर जब उसके पेट में पल रहे बच्चे के बाप का ही देहांत हो गया था तो रीना उसे घर क्यों ले जा रही थी? आखिर मलिक परिवार श्वेता से क्या चाहता था? जिंदगी श्वेता के साथ अजीब खेल खेल रही थी। उसे हर मोड़ पे नए खुलासे और धक्के मिल रहे थे। अब जब इतनी मुश्किलों से जूझने के बाद श्वेता को उसके बच्चे के पिता के बारे में पता चला तो साथ ही साथ ये भी खबर मिली कि उसका देहांत हो चुका था। श्वेता के मन में भले ही विक्रम के लिए प्यार की भावना नहीं थी, लेकिन जितना उसके बारे में सुना था उसे उससे मिलने की इच्छा होने लगी थी। मगर अब ये मुमकिन नहीं था। ये सदमा श्वेता के चेहरे पे साफ झलक रहा था। उसके साथ गाड़ी में बैठी रीना को भी उससे हमदर्दी थी। कुछ ही दिन पहले न्यू होराइजन हॉस्पिटल में हम विक्रम को लेकर गए थे। वहाँ के डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, मगर वो उसे बचा ना सके। न्यू होराइजन हॉस्पिटल का नाम सुनते ही श्वेता के दिमाग की घंटी बजती है। ये वही अस्पताल था जहाँ श्वेता दाखिल थी। उस शाम जब श्वेता अस्पताल से निकल रही थी तो लिफ्ट में उसे जो मरीज दिखा था वो असल में विक्रम ही था। उसे अब इस बात पे यकीन हो गया था। आखिर उसे याद आने लगा था कि मरीज के साथ जो औरत मौजूद थी वो रीना ही थी। ये सब याद आने के बाद भी श्वेता ने इस बारे में रीना से कुछ नहीं कहा। वो पहले अपने मन में आ रहे दूसरे सवालों के जवाब चाहती थी।
क्या विक्रम हमारे बच्चे के बारे में जानता था? शायद। मेरी कभी उससे इस बारे में बात नहीं हुई थी। होती भी कैसे, उसकी तबीयत कुछ महीनों से ही बिगड़ी हुई थी। दिन रात अस्पताल के चक्कर काटने के बाद इंसान और किसी चीज के बारे में कैसे बात करेगा? अगर विक्रम ने आपको बच्चे के बारे में कुछ नहीं कहा तो आप मुझे आज घर किसके कहने पे ले जा रही हैं? विक्रम के माँ बाप? श्वेता, बहुत हो गए तुम्हारे सवाल। अब जब तक तुम मेरी बात नहीं मानती तब तक तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेंगे। आप क्या चाहती हैं? रीना उसके सामने तलाक के कागज रखती है। पहले तुम इन पे दस्तखत करो। मैं नहीं चाहती कि कल को वो राजीव आकर हमारे परिवार के होने वाले बच्चे के लिए किसी तरह की कानूनी मुसीबत खड़ी करे। मैं दस्तखत नहीं करूंगी। आपको सिर्फ मेरे बच्चे से मतलब है। एक बार आपको बच्चा मिल जाएगा तो मेरा क्या? मुश्किलों के पहाड़ ने श्वेता को भी बदल दिया था। उसके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था। वो भी समझ गई थी कि उसे खुद के लिए खुद ही सोचना होगा, मगर रीना के पास उसकी इन बातों का भी जवाब था। अगर तुम मेरी बात माना करोगी तो बच्चे के पैदा होने के बाद भी तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे और इसके अलावा मैं तुम्हारी दूसरी मदद भी कर सकती हूँ। दूसरी मदद? श्वेता, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने खोए परिवार को ढूंढने की कितनी इच्छा थी। तुम्हें लगा था कि राजीव तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने तो इस बात का फायदा उठाया कि तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार को ढूंढने में मदद करूंगी और तुम जानती ही हो कि इस मामले में जितनी मदद मैं तुम्हारी कर सकती हूँ उतना कोई नहीं कर सकता। अपने परिवार को ढूंढ निकालने के लालच से श्वेता का ईमान भी डगमगाने लगा था। इसके साथ ही साथ परिवार ना मिलने तक भी रीना ने उसे अपने साथ रखने का वादा किया था। श्वेता को इस पूरे समझौते में किसी तरह का घाटा नजर नहीं आ रहा था। एक बार शांति से सोचने के बाद श्वेता ने रीना से हाथ मिला ही लिया और कर दिया तलाक के कागजों पे अपना दस्तखत। थोड़ी ही देर में गाड़ी अचानक एक होटल के बाहर रुक जाती है। हम आपके परिवार से होटल में मिलने वाले हैं। नहीं, मैं यहाँ तुम्हें फ्रेश होने के लिए लाई हूँ। तुम मलिक परिवार से मिलने जा रही हो। तुम्हें सच संभर के चलना पड़ेगा। अंदर मैनेजर तुम्हें कमरे तक ले जाएगा। जल्दी तैयार होकर आओ, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। कई दिनों बाद आज श्वेता को फिर सजने संवरने का मौका मिला था। उस फूल सी दिखने वाली श्वेता की जिंदगी कुछ इस तरह पलट गई थी कि उसने पिछली बार आईना कब देखा था उसे ये तक याद नहीं था। होटल के कमरे में जब उसने रीना की दी हुई आसमानी नीले रंग की डिजाइनर साड़ी पहनी तो वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके शरीर का आकार कुछ इस तरह निखर रहा था कि मानो ऊपर वाले ने उसे सोने से तराशा हो। उसकी रात सी गहरी आंखों में किसी समुद्र से ज्यादा गहराई दिख रही थी। जब वो सच सवर कर रीना के पास आई तो रीना की आंखें भी खुली की खुली रह गई थी। जहां रीना ने गाड़ी का दरवाजा खुद खोला, वहीं श्वेता के लिए होटल का मैनेजर खुद दरवाजा पकड़ के खड़ा था। रीना को भी मन ही मन समझ आ गया था कि आखिर विक्रम श्वेता का दीवाना क्यों हुआ था। गाड़ी में बैठते ही रीना और श्वेता के बीच फिर से बातचीत होने लगी थी। तुम दिखने में तो मलिक परिवार के लेवल की ही लग रही हो। बस अब देखना ये है कि तुम रहन सहन में हमारे कदम से कदम मिला पाओगी या नहीं। मैं कोशिश करूंगी। वैसे आप मुझे अपने परिवार से क्या कहकर मिलवाने वाली हैं? अब विक्रम तो रहा नहीं, तो ना ही मैं उसकी पत्नी बन सकती हूँ और ना ही तुम मलिक परिवार को उनका चिराग दे रही हो। उसके लिए तुम्हें विक्रम की पत्नी होना जरूरी नहीं है। तुम विक्रम की गर्लफ्रेंड, पार्टनर कुछ भी कहलाओ, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीना की बातों से एक चीज तो साफ थी कि श्वेता के पेट में पल रहे बच्चे का महत्व बहुत था। होता भी कैसे नहीं, आखिर मलिक परिवार का लाखों करोड़ों का व्यापार था। श्वेता का बच्चा कल को इस सब पे राज करने वाला था। बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया था। इस बात से श्वेता भी बहुत खुश थी, मगर वो इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि रीना की हर कही बात को वो सच मान ले। आप मेरे बच्चे के लिए इतना क्यों कर रही हैं? आखिर हिस्सेदार बढ़ेंगे तो आपके हिस्से का साइज भी तो छोटा हो जाएगा ना। वेरी गुड। मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी तुम इतने होशियार सवाल करने लगोगी। ठीक है, अब जब बात हो ही गई है तो तुम आगे की कहानी भी जान ही लो। हम 4 भाई बहन हैं। मेरे 3 बड़े भाई ओम, जय, जगदीश और मैं रीना। जैसा कि मैं कह चुकी हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। जगदीश भाई साहब के भी 2 हैं और जय भाई साहब का एक ही बच्चा था, वो था विक्रम। रही बात ओम भाई साहब की, तो उनका भी एक बेटा है। अब तक हमें सिर्फ विक्रम के बच्चे के बारे में पता चला है, इसीलिए अब आगे की पीढ़ी उसी बच्चे पे टिकी हुई है। रीना की बातों में कुछ छुपा हुआ सा था और ये बात श्वेता को भी अटपटी सी लग रही थी। आपने कहा कि आपको सिर्फ विक्रम के बच्चे के बारे में पता है, इसका क्या मतलब हुआ? मलिक परिवार जितना ही अपने बिजनेस के लिए मशहूर है, उतना ही अपने अफेयर्स और नाजायज बच्चों के लिए बदनाम है। कुछ साल पहले तक सभी को लगता था कि विक्रम ही हमारे परिवार का बड़ा बेटा है। फिर अचानक एक दिन विक्रांत ने
ओम मलिक के बेटे के रूप में एंट्री ली। गाड़ी जैसे जैसे मलिक परिवार के आलीशान बंगले की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनके राज भी श्वेता के सामने खुलने लगे थे। अब श्वेता के लिए पीछे हटने का रास्ता बंद हो गया था। इस सब में मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, तुम बस अपना और बच्चे का ख्याल रखो और याद रखना कि तुम्हें इस परिवार में मैं लेकर आई हूँ। अब आगे जाकर जब भी हमारे हिस्सों की बात हो तो तुम और तुम्हारा बच्चा मेरा साथ दोगे। यहाँ बात लाखों करोड़ों की हो रही थी। इतने पैसों के सामने किसी का भी ईमान डगमगा जाता, लेकिन श्वेता को इस वक्त सिर्फ अपने और अपने बच्चे की सुखद जिंदगी से मतलब था। इसीलिए उसने चुपचाप रीना की बात मान ली। दिलचस्प होने वाला था, क्योंकि देखते ही देखते वो दोनों बंगले पे पहुंच ही गए थे। मलिक परिवार का घर कहने के लिए बंगला था, लेकिन किसी महल से कम नहीं था। गेट से अंदर घुसते ही एक बड़ा सा लॉन था, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा फव्वारा था। आगे गाड़ियों की इतनी लंबी कतार थी, मानो गाड़ियों का शोरूम हो। आसपास इतने नौकर चाकर काम करते हुए दिख रहे थे कि श्वेता तो बीच गिनती में ही थक गई थी। उनकी गाड़ी जैसे ही वरांदे के पास आकर रुकी तो दो दरबान दरवाजा खोलने आ गए। श्वेता का पहला कदम जमीन पे नहीं पड़ा, बल्कि लाल रंग के मखमल से बने कालीन पे पड़ा। श्वेता अपना सामान उठाने जाती, उससे पहले नौकरों ने उसका सामान उठा लिया। बाहर से देख के श्वेता को एक पल के लिए अपने पिछले मकान का भी ख्याल आया, जिसमें सिर्फ एक कमरा था। जिंदगी ने जिस तेजी के साथ उसे जमीन पे पटका था, ठीक उसी तेजी से उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले आई थी। और गौर करने की बात तो ये थी कि अब तक उसने घर अंदर से देखा भी नहीं था। श्वेता रीना के साथ आगे बढ़ती है तो उसका स्वागत करने के लिए काले सूट में एक लंबा चौड़ा आदमी दो नौकरों के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है, जिसे घर का बुजुर्ग समझ श्वेता उसके पांव छूने के लिए झुक जाती है। ये देख रीना उसे रोक देती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? ये हमारे घर के मैनेजर हैं, रमेश जी। ओह सॉरी, मुझसे गलती हो गई। रमेश जी, ये श्वेता है, विक्रम की गर्लफ्रेंड। इनका खूब अच्छे से ख्याल रखिएगा, ये इस खानदान को उसका चिराग देने वाली हैं। रीना जी, आप बेफिक्र रहिए, आप बस हुक्म दीजिए। श्वेता भी रमेश को देखकर दंग रह गई थी। उसने होटल या ऑफिस के मैनेजर के बारे में सुना था, पर पहली बार वो घर के मैनेजर से मिल रही थी। अब उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर घर का मैनेजर इतना प्रभावशाली दिखता है तो घर के मालिक कैसे दिखते होंगे। वैसे उसे इसके लिए अब और इंतजार नहीं करना था। रीना सीधा श्वेता को ओम मलिक से मिलवाने ले जाती है। श्वेता ओम के कमरे के बाहर खड़ी रहती है। वो इतने बड़े आदमी के कमरे में सीधे सीधे नहीं घुस सकती थी। रीना के इशारा करते ही श्वेता धीरे से अंदर कदम रखती है। श्वेता, इनसे मिलो, ये हैं ओम भाई साहब। रीना कुर्सी पे बैठे ओम को देखती तो घबरा जाती है। उसे चक्कर सा आने लगता है। वो गिरती कि रीना उसे संभाल लेती है। संभालो खुद को, ये क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, वो बस चक्कर आ गए। रीना को लगा कि शायद श्वेता ओम जैसे बड़े बिजनेसमैन को देखकर नर्वस हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल बात ऐसी थी कि ओम दिखने में किसी भूत आत्मा से कम नहीं थे। उनका शरीर पतला सा था और आंखें बड़ी बड़ी। उनका शरीर इतना बेरंग था कि मानो जैसे उनके शरीर में खून बहता ही ना हो। श्वेता ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो इतने बड़े आदमी को नाराज नहीं करना चाहती थी। उसने चुपचाप उनका आशीर्वाद लिया और रीना के पास बैठ गई। ओम जानते थे कि उनके सामने बातचीत करने से सभी शर्माते थे, इसीलिए उन्होंने खुद ही बात छेड़ दी। तो तुम हो श्वेता? रीना के मुंह से बहुत बार तुम्हारा जिक्र सुन लिया था। चलो आज मुलाकात भी हो गई। वैसे तबीयत कैसी है? सब ठीक तो है? जी, वो पिछले हफ्ते डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा था सब ठीक ही है। गुड, आज से फिक्र करने की जरूरत नहीं। रीना तुम्हें हमारे डॉक्टर के पास ले जाएगी, अब वही तुम्हारा ध्यान रखेंगे। हम बच्चे को उसका बाप तो नहीं दे सकते, लेकिन वादा करते हैं उसे कभी भी अपने बाप की कमी महसूस नहीं होगी। श्वेता कुछ कहती कि तभी उसके पीछे से किसी के आने की आहट आती है। वो पलट कर देखती कि तभी इनसे मिलो, ये है मेरा बेटा विक्रांत। विक्रांत सामने आता है तो उसे देख श्वेता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये कैसे हो सकता है? श्वेता विक्रांत को देखकर काफी हैरान रह गई थी। उसके मन में उस वक्त काफी सवाल घूम रहे थे। ये तो बिल्कुल विक्रम जैसा दिख रहा है, लेकिन उस व्हील चेयर वाले आदमी के भी फीचर्स कुछ ऐसे ही थे। फिर इसका नाम विक्रांत कैसे हो सकता है? कहीं ये तीनों एक ही तो नहीं? श्वेता एकदम कंफ्यूज होकर रीना की तरफ देखने लगी। मेरे दोनों बड़े भाई जुड़वा थे, इसीलिए विक्रम और विक्रांत की भी शक्ल मिलती है। तो फिर वो आदमी कौन था जो मुझे दिन में किडनैप करने आया था? श्वेता अपने आप में इतनी उलझ गई थी कि उसे विक्रांत की आवाज सुनाई ही नहीं दी। विक्रांत उसे 2 बार उसका नाम लेकर बुला चुका था। श्वेता, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप काफी थकी हुई लग रही हैं।
आपका कमरा तैयार है, आप जाकर आराम कर लीजिए। बुआ, अब दादाजी की भी तबीयत पहले से काफी बेहतर हो गई है। हम लोग इस संडे उनसे मिलने जा रहे हैं, आप भी चलिएगा। ठीक है विक्रांत, तुम जाने की तैयारियां करो, मैं अब श्वेता को उसके कमरे में छोड़कर आ रही हूँ, कल मिलते हैं। रीना ने विक्रांत को देखकर एक झूठी मुस्कान दी और वो वहाँ से चली गई। ओम और विक्रांत भी उसे वहाँ से जाता देख धीमे से मुस्कुराने लगे। फिर विक्रांत ओम से बात करने लगा, लेकिन बीच बीच में उसकी नजरें सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई श्वेता की तरफ जा रही थी। वो उसकी सुंदरता से काफी प्रभावित दिख रहा था। वहीं श्वेता का ध्यान भी बीच बीच में विक्रांत की तरफ ही जा रहा था। रीना को श्वेता और विक्रांत के बीच की केमिस्ट्री नजर आने लगी। विक्रांत गुड लुकिंग होने के साथ तमीजदार भी है। वो बहुत जल्दी इस परिवार में घुल मिल गया, लेकिन उसके पीछे भी किसी न किसी का हाथ जरूर है। नहीं तो 1 महीने में कंपनी में खुद की इतनी आसानी से पकड़ बना लेना कोई आम बात नहीं है। श्वेता, क्या तुम्हें विक्रांत अच्छा लगा? ये सवाल सुनते ही श्वेता एकदम से सकपका गई, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। सच बताना श्वेता, बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है। शायद ही कोई ऐसी लड़की विक्रांत से टकराई होगी जो उसके चार्म से खुद को बचा पाई हो। विक्रांत चार्मिंग है, लेकिन आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए। वो क्या है ना श्वेता, मलिक फैमिली के जीन्स काफी अच्छे हैं, सभी लोग सुंदर और गुड लुकिंग हैं, लेकिन अब तुम विक्रांत की भाभी हो, इसीलिए उसको लेकर सपने मत बुनने लगना। आने वाले समय में तुम्हारा बच्चा उसका दुश्मन ही होगा। इनफैक्ट तुम उससे बचकर रहना, वो लोमड़ी है, मौका देख कर वार कर सकता है। श्वेता ने रीना की बात पे हाँ में हाँ सिर हिला दिया। उसकी जिंदगी में प्यार की वजह से पहले ही इतना बड़ा तूफान आ गया था कि अब उसके पास किसी पर भी भरोसा करने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर में गेस्ट रूम आ गया था। ये रहा तुम्हारा कमरा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो सीधा मुझे कॉल करना या फिर यहाँ के मैनेजर रमेश को। एक बात अच्छे से ध्यान रखना, तुम इस घर में मेरी वजह से आई हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ हो रही हर चीज में मेरा साथ देना होगा। मेरे अलावा तुम यहाँ किसी पर भी भरोसा करने की कोशिश मत करना, खासकर मलिक परिवार के किसी भी आदमी पर। रीना के चले जाने के बाद श्वेता ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो कमरा किसी 5 स्टार होटल के रूम की तरह था, जहाँ सारी फैसिलिटीज थी। मैंने तो सिर्फ अपने सिर पर एक छत मांगी थी, यहाँ तो मुझे पूरा महल ही मिल गया। श्वेता अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सोचने लगी, ये सब इस बच्चे की किस्मत है। किसी ने सही ही कहा है, हर कोई अपने भाग्य का लिखवा कर ही आता है। अब चाहे जो भी हो, ये मेरा बच्चा है और मैं इसकी सेफ्टी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ उस वक्त ओम और विक्रांत नीचे ड्राइंग रूम में बैठकर बात कर रहे थे। ओम श्वेता की मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी रीना बुआ बहुत जिद्दी है। इससे पता था कि विक्रम मरने से पहले अपना अंश इस दुनिया में छोड़ जाएगा। पापा, मेरे ख्याल से बच्चे के पैदा होने के बाद हमें दादाजी के सामने उसका पैटर्निटी टेस्ट करवाना चाहिए। ओम ने शक भरी नजरों से देखा। विक्रांत, तुम्हें सच में लगता है कि वो बच्चा विक्रम का नहीं है? रीना इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगी, वो लड़की भी सुंदर है, किसी अच्छे घर की ही लगती है। पापा, मैंने ऐसा नहीं कहा। वैसे मैं जानता हूँ कि वो ऐसे ही तो किसी को घर पर उठाकर नहीं लाई होंगी, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए टेस्ट कराने में क्या दिक्कत है? विक्रांत ओम का नाजायज बेटा था, जिसके बारे में मलिक परिवार को कुछ महीने पहले ही पता चला था। पहले तो ओम विक्रांत को परिवार के सामने लाना ही नहीं चाहता था। उसे लगा था कि उसके पास अभी और वक्त था जिसमें वो कई जायज लड़के पैदा कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर जब विक्रांत ने मलिक इंडस्ट्रीज को लेकर कई और नए रेवोल्यूशनरी आइडियाज ओम के सामने रखे तो वो उसको मलिक परिवार के सामने लाने को तैयार हो गया। ओम ने अपनी सिगार जलाई और कहा, विक्रांत, तुम्हें जो भी टेस्ट करवाने हैं उसके अरेंजमेंट कर लेना। अभी तक ये भी नहीं पता है कि उस लड़की के पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। अगर लड़का निकला तो? पापा, आप उसकी चिंता मत करिए, अगर वो लड़का भी हुआ तब भी हमें अभी उससे कोई खतरा नहीं है। उसके लिए उसे कम से कम 25 साल तो जीना होगा। उसका बाप भी बेचारा 24 साल की उम्र में ही मर गया। लेकिन तुम अपनी बुआ को ढंग से जानते नहीं हो। वो बच्चा उसका मास्टर कार्ड है, उसका इस दुनिया में आ जाना ही काफी है। वो सारा गेम पलट सकती है। पापा, अब आप आराम करिए, इन सब बातों की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जिस बच्चे को आप आज तक शर्म के मारे साथ से छुपाते रहे ना, आगे चलकर वही आपकी नैया पार लगाएगा। विक्रांत की बात सुनकर ओम थोड़ा असहज हो गया। उसे कभी कभी इस बात का डर लगता था कि विक्रांत उसका साथ देने आया था या उससे बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। विक्रांत के मन में कुछ होता था, जुबान में कुछ, और उसकी हरकतें कुछ और ही होती थी। वो मलिक परिवार का सबसे अनप्रेडिक्टेबल आदमी था। उधर उस मखमल के बिस्तर में बैठ कर श्वेता की आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। उसको अपने पुराने पति राजीव का सपना आया
और वो चौंक कर उठ गई। श्वेता ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारे ऊपर मेरे कल का कोई असर नहीं होगा और तुम्हें बहुत अच्छा भविष्य मिलेगा। अचानक से श्वेता को बहुत तेज भूख लगने लगी। उसने तुरंत वहाँ के मैनेजर को कॉल करने की सोची, लेकिन उसके पास उसका नंबर नहीं था और ना ही उसने अभी तक रीना का नंबर लिया था। इसीलिए खाने की तलाश में वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए घर के किचन को ढूंढने लगी। रास्ते में उसकी नजर हर कोने में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा पर गई। वो घर की बाकी चीजों को उस वक्त ढंग से नोटिस कर रही थी। कहानी में जिसे सोने का महल कहते हैं वो यही है। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद उसे किचन मिल गई। किचन में पहुंचते ही उसने फ्रिज खोला और खाना ढूंढने लगी। वहाँ उसकी नजर चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक पर गई। उसे उस वक्त बहुत शुगर क्रेविंग हो रही थी। उसने तुरंत कोल्ड ड्रिंक निकाली और पीने लगी। अचानक से उसके पीछे से विक्रांत बोल पड़ा, श्वेता, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? अचानक से विक्रांत की आवाज सुनते ही श्वेता ने गलती से आधी कोल्ड ड्रिंक अपने ऊपर गिरा ली। विक्रांत ने उसे टिश्यू पेपर पकड़ाते हुए कहा, ये पीने के लिए होती है। वैसे मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर लड़कियों को अजीब अजीब सी क्रेविंग्स होती हैं। क्या आपका कोल्ड ड्रिंक से नहाने का मन था? ये बोलते हुए विक्रांत श्वेता के पास आ गया। विक्रांत को अपने इतना करीब देखकर श्वेता के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो कुछ कदम पीछे होना चाह रही थी, लेकिन पीछे फ्रिज होने की वजह से वो वहीं अटक गई। नहीं, ऐसा नहीं है, वो मुझे भूख लग रही थी। विक्रांत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो आप मुझसे कह देती, मेरा कमरा आपके बगल में ही है। ये तो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, फिर रीना जी से सतर्क रहने को क्यों बोल रही हैं? समझ नहीं आ रहा है कि किस बात पर यकीन करूं। आप तो शांत हो गई, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आप मुस्कुराया करिए, आपके गाल पर डिम्पल अच्छे लगते हैं। श्वेता विक्रांत के मुंह से ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर सोच में पड़ गई। उसे ध्यान आया कि ये बात कुछ समय पहले किसी और ने भी उससे कही थी। वो याद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। वो जोन आउट हो गई थी। जैसे ही वो होश में आई, उसने देखा कि विक्रांत सब्जियां चॉप कर रहा था। विक्रांत ने काफी चार्मिंग तरीके से श्वेता की तरफ देखते हुए कहा, आप मैक एंड चीज पास्ता खाती हैं? श्वेता ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं कुछ भी खा लूंगी। दरअसल मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए मैं कोल्ड ड्रिंक से ही पेट भरने की सोच रही थी। तभी विक्रांत चीज लेने के लिए फ्रिज की तरफ बढ़ा, लेकिन श्वेता अभी भी रास्ते में बुत बनकर खड़ी थी। विक्रांत ने उसे एक तरफ होने का इशारा किया, लेकिन श्वेता कहीं खोई हुई थी। विक्रांत ने उसको कमर से पकड़ा और उठाकर एक तरफ कर दिया, जिस वजह से श्वेता वापस से प्रेजेंट में आ गई। लेकिन वो उस वक्त काफी एम्बैरेस्ड दिखाई दे रही थी। उसी वक्त उसके मन में ख्याल आया, मुझे इसका टच इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था? अचानक से उसे पार्टी वाली रात के फ्लैशबैक आने लगे, जब विक्रम और वो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद साथ में डांस कर रहे थे। उसको विक्रम का टच अभी भी याद था। वो उस रात के बारे में और याद करने की कोशिश करने लगी। अचानक से उसको ध्यान आया कि उस रात विक्रम ने भी उसे मुस्कुराने और डिम्पल पड़ने वाली बात कही थी। श्वेता, आप बार बार कहाँ खो जाती हैं? पास्ता इज रेडी। श्वेता विक्रांत को गौर से देखते हुए अपने मन में बोली, कहीं विक्रांत विक्रम ही तो नहीं है? ये टच मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है? वो इसी कंफ्यूजन में पास्ता खाने लगी। वो बिना रुके पास्ता खाए जा रही थी। तभी उसके कानों में विक्रांत की आवाज आई, लगता है आपको पास्ता अच्छा नहीं लगा। आप 3 बाइट ले चुकी हैं, लेकिन आपने अभी तक खाने की तारीफ नहीं की। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है विक्रांत जी, ये काफी अच्छा है, बस थोड़ा सा नमक कम है, मैं डाल देती हूँ। ये सुनते ही विक्रांत के चेहरे के भाव हल्के गुस्से में बदल गए और उसने पास्ता उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। विक्रांत की उस हरकत को देखकर श्वेता हैरान रह गई। उसी वक्त वहाँ पर घर की मेड भी आ गई। श्वेता मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल से आपके लिए रात की मील भी बना कर रखूंगी। मुझे अभी ओम सर की कॉल आई कि आप किचन में खाना ढूंढ रही हैं, जल्दी से आपके लिए कुछ हेल्दी बना देती हूँ। मेड ने सिर झुकाते हुए विक्रांत से पूछा, सर आपके लिए भी कुछ बनाना है? नहीं, आप बस मैम का ख्याल रखिए। और श्वेता, आप खाने के बाद टाइम से सो जाइएगा। बच्चे की अच्छी हेल्थ के लिए कम से कम 10 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। ये कहते हुए विक्रांत मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। श्वेता को समझ नहीं आ रहा था कि विक्रांत चाहता क्या था। ये आदमी बड़ा अजीब है, अभी तक तो अच्छे से बात कर रहा था और फिर अचानक से क्या हो गया? नमक कम ही तो बोला था, इसमें पास्ता फेंकने की क्या जरूरत थी? बाहर लोगों के पास खाने को नहीं है और यहाँ खाना फेंकने में एक्सपर्ट है। खाना खाने के बाद श्वेता अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी उसकी नजर ड्राइंग रूम में बैठे हुए विक्रांत पर गई। वो उस वक्त किसी से फोन पर बात कर रहा था। श्वेता को वहाँ से गुजरता देख उसने फोन काट दिया। श्वेता, आपका पेट भर गया? अजीब आदमी है, पल में तोला पल में माशा। रीना जी ने सही कहा है, इससे दूर रहने में भलाई है। ये जानबूझकर अपने चार्म से मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इसकी बातों में नहीं आऊंगी। श्वेता ने भी झूठी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिला दिया
और सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि विक्रांत भी उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। उसने उस बात को नजरअंदाज किया। तभी उसने देखा कि विक्रांत उसके साथ उसके फ्लोर में आ गया। विक्रांत जी, आपको नहीं लगता कि आपको इतनी रात को मेरे कमरे के पास नहीं आना चाहिए? मैं आपकी भाभी हूँ। हमें इस वक्त घर के किसी सदस्य ने साथ में देख लिया तो वो गलत समझेंगे। आप गलत समझ रही हैं। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मेरा कमरा आपके कमरे से पहले है। वैसे अब आपने मुझे हमारे बीच के रिश्ते को याद दिला ही दिया है, तो आज से अगर आप चाहें तो मुझे जेठ जी बुला सकती हैं। उम्र में मैं आपके पति से पूरे 20 दिन बड़ा हूँ। श्वेता के पास विक्रांत की बात का कोई जवाब नहीं था। वो अपने कमरे में जाने को हुई कि तभी उसका फोन बजने लगा। फोन स्क्रीन पर आ रहे नाम को देखकर श्वेता घबरा गई और एक जगह जम सी गई। श्वेता को उस वक्त उसके पति राजीव का कॉल आ रहा था, जिसे देखकर वो परेशान हो गई। वो राजीव का फोन नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन उसका फोन बार बार बज रहा था, इसीलिए उसने राजीव का कॉल उठा ही लिया। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे ऐसे गायब होने की वजह से रिश्तेदारों में हमारी कितनी बदनामी हो रही है। तुम जहाँ कहीं भी हो अभी के अभी घर वापस आओ। राजीव की बात सुनते ही श्वेता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था कि वो किसी भी कीमत में राजीव की बातों में नहीं आएगी। तुम्हें मेरा नया नंबर कहाँ से मिला? ये बात जरूरी नहीं है। अगर तुम खुद चलकर वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें ढूंढ भी निकालूंगा और जबरदस्ती अपने साथ घर वापस भी लाऊंगा। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और अपनी लोकेशन भेजो। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी मर्जी के हिसाब से चलूंगी। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया है और अब तुम कभी भी मेरे तक नहीं पहुँच पाओगे। अब तो वैसे भी हम दोनों का तलाक हो गया है। तुम्हारा मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? हमारा तलाक कब हुआ? तुम्ही ने तो तलाक के पेपर साइन किए थे। मैं ऐसा क्यों करूँगा? अगर राजीव ने मुझे तलाक नहीं दिया तो रीना ने जिन पेपर्स पर मेरे साइन करवाए वो कहाँ से आए? राजीव अभी भी श्वेता को उल्टा सीधा सुना रहा था, इसीलिए उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और उसके अंदर से अपना सिम कार्ड निकालकर डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, इस बच्चे को बचाने के लिए मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ। अब इस दुनिया में मेरा अपना सिर्फ यही है। अगली सुबह जैसे ही श्वेता की नींद खुली, उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास वाली टेबल पर उसका ब्रेकफास्ट रखा हुआ था, जिसमें दूध, फ्रूट, दलिया, फ्रेंच टोस्ट और भी तरह तरह की वैरायटीज रखी हुई थी। उनमें से कितनी सारी चीजों के नाम तो उसको पता भी नहीं थे। खाना देखते ही श्वेता के पेट से आवाज आने लगी। वो तुरंत ही खाने पर टूट पड़ी। उसी वक्त रीना भी वहाँ आ गई। तुम तो ऐसे खाना खा रही हो जैसे तुम्हें जन्मों से खाना नसीब नहीं हुआ हो। हाँ, कुछ समय से मैं खुद के लिए 2 टाइम का खाना ही मैनेज कर पाती थी। ये कहते ही श्वेता चुप हो गई। रीना को भी इस बात का एहसास हुआ कि उसे श्वेता को नहीं टोकना चाहिए था। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तुम्हारा बच्चा हेल्दी होगा। आखिर तुम्हारे पेट में मलिक परिवार का चिराग है। खुराक तो अच्छी लेनी ही होगी। तुम रुक क्यों गई? और खाओ। मैं मेड से कहकर तुम्हारे लिए हेल्दी स्मूदीज बनाने को कह देती हूँ। थैंक यू, पर अब मेरा पेट भर गया है। जब जानवी मेरे पेट में थी तब तो मैं खा खा कर गोलगप्पा हो गई थी। जानवी से याद आया, मेरी बेटी जानवी और ओम भाई साहब की बेटी जिया कुछ दिनों में घर वापस आने वाले हैं। वो दोनों लंदन में पढ़ते हैं और 2 महीने की वेकेशन में घर आ रहे हैं। जानवी तुम्हें आसानी से अपना नहीं पाएगी। वो तुम्हें कुछ भी बुरा भला कहे तो उसकी बातों को दिल पर मत लेना। वो थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन दिल की साफ है। इस बच्चे के फ्यूचर के लिए मैं कितने ही कड़वे घूंट पीने को तैयार हूँ। रीना ने श्वेता को एक फोन देते हुए कहा, इसमें मैंने नया सिम डाला है और मेरा नंबर भी डाला है। अब से तुम इसी फोन का इस्तेमाल करोगी। मैं 3 दिन के लिए बिजनेस के सिलसिले में बैंगलोर जा रही हूँ, इसीलिए इन 3 दिनों में घर से बाहर मत जाना। बाहर तुम्हारे लिए सेफ नहीं है और उस लोमड़ी से दूर रहना। तुम्हारे बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन वही है। कुछ भी जरूरत हो सीधा मुझे कॉल करना। रात को तलाक को लेकर श्वेता की राजीव से जो भी बात हुई थी वो अभी तक श्वेता के मन में घूम रही थी, जिसके बारे में वो रीना से बात करना चाह रही थी। कल रात मुझे राजीव का कॉल आया था। वो कह रहा था कि उसने मुझे तलाक नहीं दिया है। तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। राजीव तुम्हारी जिंदगी से काफी दूर जा चुका है। तुम्हें उसकी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम बस उस चालाक लोमड़ी विक्रांत से दूर रहना। क्या रीना जी सच में मेरी मदद करना चाह रही हैं, या फिर मैं इनके बड़े गेम का कोई मोहरा हूँ? यूँ बार बार मुझे विक्रांत से सतर्क रहने को कहती हैं, लेकिन विक्रांत मेरे साथ तो अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि रीना जी की बात पर यकीन करूं या अपनी आंखों देखी पर। रीना के चेहरे पर श्वेता के बच्चे को लेकर चिंता साफ नजर आ रही थी। इस बात को श्वेता नकार नहीं सकती थी, इसीलिए वो उस वक्त काफी असमंजस में थी। आप परेशान मत होइए, आप काम पर ध्यान दीजिए, मैं अपना ध्यान रखूंगी। रीना के चले जाने के दूसरे दिन भी श्वेता अपने कमरे में ही रही।
लेकिन 2 दिन से लगातार कमरे में बंद रहने की वजह से उसे काफी घुटन महसूस होने लगी। इसीलिए वो अपने कमरे से बाहर निकल आई और टहलने लगी। उसने गौर किया कि घर में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। हर फ्लोर में बड़ी स्क्रीन लगी थी। ऐसा लग रहा था हर किसी पर नजर हो। ये हवेली किसी सोने के पिंजरे से कम नहीं है। इस घुटन में मैं कब तक रह पाऊंगी? क्या मुझे कभी मेरे असली घर वालों के बारे में पता चलेगा? क्या कभी मेरी याददाश्त वापस आएगी? अपने ख्यालों में उलझी हुई श्वेता हवेली टहलती हुई हवेली के बैकयार्ड वाले एरिया में कब आ गई उसको पता ही नहीं चला। अचानक से विक्रांत ने श्वेता को अपनी तरफ खींचा, जिस वजह से श्वेता का बैलेंस बिगड़ गया और विक्रांत की बाहों में गिर गई। विक्रांत उसको कुछ बोल रहा था, लेकिन श्वेता के कान बंद से हो गए थे। वो विक्रांत की आंखों में जैसे खो ही गई थी। थोड़ी देर बाद उसके कानों में विक्रांत की आवाज आनी शुरू हुई। मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, आप ठीक तो हैं? यहाँ इनविजिबल इलेक्ट्रिक फेंस लगे हुए हैं। आप एक कदम और आगे लेती तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता था, इसीलिए मुझे आपको टच करना पड़ा। नहीं तो मैं जानता हूँ कि हमारे बीच के दायरे क्या हैं। इससे पहले कि श्वेता विक्रांत को उसे टच करने के लिए भड़कती, विक्रांत अपनी सफाई दे चुका था। श्वेता विक्रांत को थैंक यू बोलने ही वाली थी कि लेकिन तब तक विक्रांत वहाँ से जाने को मुड़ गया। मलिक परिवार में आना भले ही आसान हो, लेकिन यहाँ से जाना उतना ही मुश्किल है। ये आदमी बड़ा अजीब है। समझ नहीं आता कि ये मेरी मदद करना चाहता है या फिर मुझे मुसीबत में डालना। अगले दिन रीना बैंगलोर से वापस आ गई और उस वक्त वो दोनों श्वेता के चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे। तुम्हें इन दिनों विक्रांत ने परेशान तो नहीं किया? श्वेता ने रीना को उसकी और विक्रांत के बीच हुई बातचीत के बारे में कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। श्वेता ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, मेरी इन दिनों विक्रांत से मुलाकात भी नहीं हुई। मैं अपने कमरे में ही रहती थी। गुड, जब तक तुम घर में हो वो तुम्हें वैसे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दिक्कत तुम्हें बाहर है, क्योंकि बाहर तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले बहुत हैं। तुम्हारा पति भी। उससे और कोई बात हुई तुम्हारी? श्वेता ने ना में सिर हिला दिया। तुम राजीव को लेकर परेशान मत हो, उसको मैं हैंडल कर लूंगी। तुम बस अभी अच्छे से खाओ पियो और जल्दी से हमारे घर को उसका वारिस दो। मैं भी सिर्फ अपने बच्चे पर ही फोकस कर रही हूँ। ये इस दुनिया में आए और मेरे पास मेरा अपना कहने वाला कोई हो। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद श्वेता और रीना उस वक्त गायनेकोलॉजिस्ट के कमरे में बैठे थे। डॉक्टर श्वेता को एग्जामिन करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर विक्रांत आ गया। विक्रांत को वहाँ देखकर रीना के चेहरे के भाव बिगड़ गए। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी पोस्ट सर्जरी की कुछ रिपोर्ट्स लेने आया था, तो देखा आपकी गाड़ी नीचे खड़ी है। श्वेता और बच्चा कैसे हैं? अभी चेकअप हुआ नहीं है, तुम बाहर वेट करो। ये लेडीज, देखिए ऐसे वक्त में पति का साथ रहना अच्छा होता है। आइए हम लोग साथ में बच्चे की हेल्थ देखते हैं। उससे पहले कि रीना उस बात को क्लियर करती कि विक्रांत श्वेता का पति नहीं था, डॉक्टर वहाँ से उठकर चली गई। सोनोग्राफी होने के बाद डॉक्टर काफी सेटिस्फाइड दिख रही थी। टेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा, बच्चा एकदम हेल्दी है, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ चेंज कर रही हूँ और कुछ मल्टीविटामिन ऐड कर रही हूँ। श्वेता बच्चे की हेल्थ के बारे में जानकर खुश हो गई। रीना के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन विक्रांत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। थोड़ी देर बाद श्वेता और रीना वहाँ से चले गए, लेकिन विक्रांत अभी भी डॉक्टर के पास ही खड़ा था। उसने उन लोगों के जाते ही डॉक्टर से सवाल किया, डॉक्टर मेरा एक सवाल है, 3 महीने की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन करने से माँ की हेल्थ पर कोई असर तो नहीं आता ना? रीना ने विक्रांत को डॉक्टर से ये सवाल करते सुन लिया था, इसीलिए गाड़ी से वापस जाते वक्त उसने श्वेता को सब बता दिया। मैं तुमसे कहती थी ना कि वो विक्रांत लोमड़ी है, मौका पाते ही वार करेगा। मैंने अभी उसे डॉक्टर से अबॉर्शन की बात करते सुना। वो तुम्हारे बच्चे को गिराने की फिराक में है, लेकिन मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारा डॉक्टर चेंज कर रही हूँ और अब से हम बाहर अपनी गाड़ी से नहीं, कैब से जाएंगे। विक्रांत को हमारे अगले कदम की खबर तक नहीं लगने देनी है। ये विक्रांत आखिर चाहता क्या है? अगर उसको सच में मेरे बच्चे को मारना है तो उस दिन उसने मुझे इनविजिबल फेंस से क्यों बचाया? लगने देता करण, फिर भी अबॉर्शन की बात करना। मैं आखिर भरोसा करूं तो किस पे? आंखों देखी पे या कानों सुनी पे? तुम इस बारे में कुछ नहीं बोलोगी? मैं क्या ही बोलूं? अगर विक्रांत को मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना होगा तो वो घर में भी पहुंचा सकता है। रीना ने गुस्से से गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, अगर पापा ने तुम्हें घर में रखने के लिए नहीं कहा होता तो मैं तुम्हें कभी घर लेकर नहीं आती, इन सब की नजरों से दूर रखती, तब तक जब तक तुम्हारा बच्चा नहीं हो जाता। लेकिन घर में और भी बड़े हैं, वो घर में ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम बस उसके साथ कभी अकेले मत रहना। श्वेता ने हाँ में अपना सिर हिला तो दिया, लेकिन वो अभी भी काफी परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भरोसा करे तो किस पे करे। रीना ने श्वेता को घर में ड्रॉप कर दिया और ऑफिस चली गई। जैसे ही श्वेता हॉल में पहुंची, उसने देखा उसके सामने सोफे पर एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। उसकी उम्र करीब 20 साल होगी और उसके चेहरे पर किसी 15 साल के बच्चे जैसी मासूमियत थी।
श्वेता को देखते ही वो लड़की मुस्कुराती हुई उसके पास गई। ओह, तो आप हैं मेरी भाभी, आप सच में बहुत सुंदर हैं। मैं जिया हूँ। श्वेता धीमी मुस्कान चेहरे पर लिए। बड़े ताऊ जी की बेटी और विक्रांत की बहन, आप मुझे जानती हैं? बुआ जी ने आपको मेरे बारे में बता दिया होगा। वैसे आपकी बाकी बातें तो ठीक हैं, एक गलत है। विक्रांत मेरा भाई नहीं है, वो मेरे डैड की नाजायज औलाद है। उसी वक्त जिया की ही उम्र की एक लड़की की तीखी आवाज हॉल में गूंजी। शी इज फ्रॉड। ये विक्रम भाई की गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। ये प्रेगनेंसी सब झूठ है। एक लंबी सुंदर लड़की हाई हील्स पहने हुए कमरे से हॉल की तरफ आई। जानवी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये हमारी भाभी हैं। तुम सब लोग बेवकूफ हो जो इसकी बातों में आ गए। शक्ल से फ्रॉड लग रही है। विक्रम भाई को सबसे अच्छे से मैं जानती थी। पिछले 1 साल से उनकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी, तो फिर उनके मरने के बाद अचानक से ये कहां से आ गई? ये मलिक मेंशन है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी ऐरा गहरा मुंह उठाकर घुसाए। श्वेता को उल्टा सीधा सुनाकर जानवी गुस्से से वहाँ से ऊपर चली गई। हालांकि श्वेता को पता था कि उसे जानवी की बातों का बुरा नहीं मानना था, फिर भी उसे जानवी के मुंह से इतना भला बुरा सुनने की उम्मीद नहीं थी। भाभी, आप उसकी बातों का बुरा मत मानना। वो विक्रम भैया की काफी क्लोज थी और अभी तक उनकी डेथ को ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। श्वेता और जिया आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी जानवी ने सीढ़ियों से श्वेता का सूटकेस नीचे फेंक दिया। ताकि तुम्हें और ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए ये रहा तुम्हारा सूटकेस। अब तुम यहाँ से खुद निकलोगी या मैं धक्के मार के निकालूं? जानवी, बदतमीजी की एक हद होती है। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। तुम मुझसे बहस करोगी? जानवी का गुस्सा बढ़ गया और उसने श्वेता को धक्का दे दिया। उसी वक्त विक्रांत वहाँ आ गया और उसने श्वेता को गिरने से बचा लिया। विक्रांत ने जानवी को डांटते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? अपनी भाभी से कोई ऐसे पेश आता है? लगता है लंदन जाकर तुम सारी तमीज भूल गई हो। आप तो चुप ही रहिए। आप इस घर की जायज औलाद भी नहीं है। हाँ, नहीं हूँ, लेकिन आज इसी नाजायज औलाद की वजह से मलिक परिवार का फैमिली बिजनेस डूबने से बचा है और उसी बदौलत तुम लंदन में पढ़ पा रही हो। समझी? अब चुपचाप अपने कमरे में जाओ और अगली बार श्वेता जी से बात करने से पहले आज का दिन याद कर लेना। जानवी गुस्से से अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। आप ठीक हैं?